नानी माँ। राधा, ओ राधा बेटी, जल्दी से उठ जा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे मेरी प्यारी नानी माँ, मैं तो कब से उठ गई हूँ। देखो, मैं स्कूल के लिए तैयार भी हो गई हूँ। अच्छा, क्या बात है, मेरी बिटिया रानी तैयार भी हो गई। जब आप पानी भरने गई थी, मैं तब की उठ गई थी। चलो, अभी मुझे जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं। ये लो दूध का गिलास और आलू का पराठा। अरे वाह, आलू का पराठा, आज तो मजा ही आ जाएगा नानी। राधा पेट भर कर खाना खाती है और स्कूल के लिए चली जाती है। राधा अपनी नानी के साथ रूपनगर गांव में रहती थी। राधा की माँ सीमा की शादी पास ही के एक गांव में हुई थी। उसका पति अशोक फैक्ट्री में काम करता था। सीमा की 2 बेटियां थी। अब सीमा फिर से माँ बनने वाली थी। सबको इस बार आस थी कि इस बार सीमा एक बेटे को ही जन्म देगी। इस बार एक बेटा हो जाए तो पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। हे भगवान, सीमा और बच्चा ठीक रहें, बस आप ये दोनों का ध्यान रखना। तभी कुछ देर में नर्स आ जाती है। मुबारक हो, बेटी हुई है। जी, वो सीमा और बच्चा सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है। पहले कम लड़कियां थी, जो एक और लड़की आ गई। और गायत्री बिना लड़की को देखे हॉस्पिटल से घर चली जाती है। अगले दिन सीमा को भी घर भेज दिया जाता है। जब अशोक और सीमा बेटी को लेकर घर पहुंचते हैं तो गायत्री बेटी को देखती है। उसके माथे पर एक काला निशान था, जिसे देखकर गायत्री उसे भला बुरा कहने लगती है। फिर से बेटी पैदा की है और ऊपर से मुंह पर निशान लेकर आई है। शांति भी सीमा के ससुराल आई थी। गायत्री उसके सामने ही सीमा को बेटियां पैदा करने के लिए बातें सुनाने लगती है। इस पर शांति गायत्री से कहती है, बहन जी, बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं और हर बच्चा अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। आप चिंता मत करिए, भगवान सब अच्छा ही करते हैं। अरे मेरे बेटे पर इतनी बेटियों का भार डाल दिया है आपकी इस बेटी ने, और अब एक और बेटी, और इसके मुंह पर ये निशान। उस बच्ची के मुंह पर एक जन्मजात निशान था। उसे देखते ही कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ऐसा निशान सही नहीं है, ये निशान पिता के लिए अच्छा नहीं होता। और ये सब सुनकर गायत्री उस बच्चे को अपने घर रखना नहीं चाहती थी। गायत्री शांति से कहती है, देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी और इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, हमें ये दोनों यहाँ नहीं चाहिए। माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये अब हमारी बच्ची है, सीमा इसको लेकर कहीं नहीं जाएगी। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। ये लड़की तेरे लिए शुभ नहीं है, समझा तू? ये तो यहाँ से जाएगी ही। गायत्री की ये बातें सुनकर शांति को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर शांति उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करती है। आप सीमा को यहीं रखिए, इस बच्ची को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और मैं ही इसको पालूंगी। और शांति उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसका नाम राधा रखती है। शांति राधा को बहुत प्यार करती थी। अब राधा के लिए उसकी नानी ही उसके माँ बाप थे। राधा की नानी अकेली ही राधा का पालन पोषण कर रही थी। उसके लिए वो लोगों के घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे राधा अब बड़ी हो रही थी और वो अपने चेहरे पर पड़े इस निशान के बारे में पूछती है। नानी माँ, ये मेरे चेहरे पर कैसा निशान है? ये तो तुम्हें विधि माता ने खुद दिया है, तुम्हें सबसे अलग बनाकर, क्योंकि मेरी राधा तो सबसे अलग और सबसे सुंदर है। राधा की नानी उसे कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। गांव के सब लोग भी राधा और उसकी नानी की ही बातें किया करते थे कि कैसे उसने राधा को पाला। एक दिन राधा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे ये राधा बहुत बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब इसकी नानी इसको लेकर आई थी। सुना है जब से ये पैदा हुई थी तो इसकी दादी ने इसको और इसकी माँ को घर से निकाल दिया था, क्योंकि इसके मुंह पर ये निशान था। इसकी दादी नहीं चाहती थी कि इसका असर घर के उसके बेटे पर पड़े,
तो इसकी नानी इसको अपने साथ ले आई, नहीं तो न जाने इसके साथ वो लोग क्या करते। लेकिन अब देखो सब ठीक है। राधा उनकी ये बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपनी नानी के पास जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ मेरी बिटिया, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? नानी माँ, मेरी माँ और पिताजी ने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या दादी ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मेरे मुंह पर ये निशान है? ये फालतू की बातें मेरी बच्ची से किसने की? मेरी बेटी का दिल दुखाया? ये सब झूठ है बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तू पैदा हुई थी तब तो सब बहुत खुश हुए थे। ये तो मैं यहाँ अकेली रहती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई थी। जब तू इस निशान के साथ पैदा हुई थी तब सबसे सुंदर लग रही थी। तब मैंने उन सब से कह दिया कि मैं इसको अपने साथ ही रखूंगी। अब मुझे भी तो कोई चाहिए था ना। सच में नानी माँ, मैं सबसे सुंदर थी। हाँ, और तुम तो अब भी सबसे सुंदर हो। समय बीतता गया और राधा अब बड़ी हो गई थी। उसने अपना स्कूल भी पास कर लिया था और अब वो एक बड़ी पुलिस अफसर बनना चाहती थी। नानी माँ, मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी रानी बेटी अफसर बनना चाहती है? हाँ नानी, लेकिन इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और बहुत पैसा भी लगेगा। कोई बात नहीं बेटी, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन नानी, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तू एक बार अफसर बन जा, फिर मैं भी तेरे पास आ जाऊंगी। उसकी नानी राधा का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा देती है, लेकिन उसके लिए उसने अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी थी। अब शांति फिर से अपने घर में अकेली रह गई थी और ज्यादा उम्र होने की वजह से उससे ज्यादा काम भी नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे जमा कर रही थी और वो पैसे राधा को भेज दिया करती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन शांति के घर पर एक सेठ कुछ आदमियों के साथ आता है। सुन बुढ़िया, अब तुझे ये जमीन खाली करनी होगी, अब ये मेरी जमीन हो गई है। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ समय यहाँ रहने दीजिए। मेरी बेटी के आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे, मैं ये सारी जमीन किसी और को बेच रहा हूँ, इसलिए तू यहाँ नहीं रह सकती। सेठ जी, मैंने तो आपको ये जमीन गिरवी रखवाई थी, तो आप इसे कैसे किसी और को बेच सकते हो? तूने खुद ही। सेठ, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मुझसे धोखे से मेरी जमीन हड़पी है। सेठ के लोग शांति को वहां से निकालकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से तभी राधा बाहर निकलती है। राधा अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई थी। राधा अपनी नानी के पास आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। सेठ और उसके आदमी पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। राधा को जब सेठ की करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो उसे जेल में बंद कर देती है। नानी माँ, आज मैं आपकी वजह से एक बड़ी अफसर बन पाई हूँ। मैं ना कहती थी तुझे, तुझ पर विधि माता का आशीर्वाद है। देखा, बन गई ना मेरी बेटी अफसर। नानी माँ, आपकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली है और आपने मेरे लिए कितने दुख सहे। आपकी जैसी नानी माँ सभी को मिले। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपकी नानी ने भी क्या कभी आपके लिए कुछ ऐसा किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कृष्णा नाम का एक लड़का अपनी दादी माँ के साथ हरिपुर नामक गांव में रहता था। कृष्णा के माता की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी दादी ही अब उसका ध्यान रखती थी। कृष्णा भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। कृष्णा की दादी सुमित्रा बड़ी मुश्किलों का सामना करके घर पर 2 वक्त का खाना बना पाती थी। कृष्णा भी घर के कामों में अपनी दादी माँ की मदद किया करता था। एक दिन सुमित्रा कपड़े धो रही थी, तभी कृष्णा वहाँ आता है। दादी, मैं भी आपके साथ कपड़े धुलवाता हूँ। अरे नहीं कृष्णा बेटे, ये काम तेरे करने का नहीं है, तुम जाकर खेलो, मैं खुद धो लूंगी। नहीं दादी माँ, मैं हूँ ना, तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। ये देखो, ऐसे धोते हैं कपड़े,
है ना दादी? हाँ हाँ ठीक है। इस तरह कृष्णा हमेशा छोटे छोटे कामों में अपनी दादी माँ की मदद किया करता था। एक दिन शाम के समय दादी खाना बना रही थी। तभी चूल्हे से रोटी उठाते समय आग की लपटें सुमित्रा के हाथों तक आ रही थी और ये सब कृष्णा देख रहा था। दादी, ये आग आपके हाथों को जला रही है, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? बेटा, वो हमारी रोटी उठाने वाली चिमटी बहुत समय पहले टूट गई थी, तब से नई ला नहीं पाई और अभी तो इसकी आदत हो गई है और अब तो ये हाथ भी पक्के हो गए हैं। कृष्णा को दादी के हाथ आग से झुलसाए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन, दादी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। हाँ चला जा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना, मैं अभी काम पर जा रही हूँ। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी उसके दोस्त कृष्णा को बोलते हैं, कल दशहरा है और साथ वाले गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ बहुत सारी दुकानें लगेगी। हाँ हाँ, वहाँ बहुत स्वादिष्ट जलेबी की भी दुकानें लगती है, हम सब चलते हैं कल वहाँ। मैंने तो अपने बाबा को बोल दिया है कि मुझे मेले से खिलौने और जलेबी लेनी है। मैंने तो पिताजी को बोल भी दिया है कि कल मेले को देखने के लिए मुझे 100 रुपए देना। कृष्णा, तुम भी चलोगे ना हमारे साथ मेला देखने? और अपनी दादी से पैसे भी ले लेना जलेबी और खिलौने लेने के लिए। उनकी बातें सुनकर कृष्णा का भी मन बहुत होता है कि वो मेला देखने जाए। शाम होते ही कृष्णा घर चला जाता है और अपनी दादी के पास बैठता है। दादी, आपको पता है कल दशहरा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दादी, ये दशहरा क्या होता है? इसे क्यों मनाते हैं और मेला क्यों लगते हैं तब? बेटा, रावण के नाम के एक राक्षस ने भगवान राम की पत्नी सीता माता को कैद कर लिया था और फिर श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दादी, कल मेरे सारे दोस्त दशहरे का मेला देखने जाएंगे और वहाँ बहुत सारी दुकानें भी लगेंगी, खिलौनों की और जलेबी की भी। दादी, मुझे भी मेला देखने जाना है, आप मुझे पैसे दोगी ना मेले में जाने के लिए? बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से ही जलेबी ला दूंगी। नहीं दादी, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ जाना है और मुझे वहाँ से खिलौने भी लाने हैं। ठीक है, तुम भी चले जाना। कृष्णा बहुत खुश हो जाता है कि कल उसे मेले में जाने के लिए पैसे मिलेंगे और वो उन पैसों से जलेबी और खिलौने लेगा। अगले दिन कृष्णा सुबह जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत खुश था। दादी, देखना, आज मैं मेले से सबसे सुंदर खिलौना लाऊंगा और जलेबी भी खाऊंगा। और कुछ देर के बाद कृष्णा के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ कृष्णा, जल्दी चल, नहीं तो मेले में जाने में देर हो जाएगी। हाँ, अभी आता हूँ। दादी, जल्दी से मुझे पैसे दे दो मेले में जाने के लिए, मेरे दोस्त आ गए हैं। दादी अपना बटुआ लाती है और उसमें से 50 रुपए निकालती है। ये लो बेटा, अपने लिए खिलौने और जलेबी ले लेना। दादी, ये तो बहुत कम है, मेरे दोस्तों ने तो पूरे 100 रुपए लिए हैं, आप भी मुझे 100 रुपए दो ना, तभी तो मैं अच्छे से खिलौने लाऊंगा। बेटा, हमारे पास इतने ही रुपए हैं, इसमें तुम्हारे लिए खिलौना और जलेबी भी आ जाएगी। कृष्णा फिर वो 50 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते जाते सब बच्चे बातें कर रहे थे कि वो क्या क्या खरीदेंगे। तभी एक लड़का बोलता है, मैं तो वहाँ से पेड़ा लेकर खाऊंगा, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो जलेबी लाऊंगा और सबसे बड़ा और सुंदर खिलौना लूंगा। लेकिन कृष्णा कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके पास तो सबसे कम पैसे थे और उसको उसी से अपने लिए खिलौने और जलेबी लेनी थी। कुछ ही देर में वो मेले में पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों ओर दुकानें लगी हुई थी और सब जगह तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी और मेले के बीचों बीच एक बड़ा सा रावण का पुतला लगाया गया था। सब बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो सब दुकानें देखने लगते हैं।
तभी चलते चलते कृष्णा एक बर्तन की दुकान के पास से निकल रहा था और उसकी नजर वहाँ पड़ी एक चिमटी पर पड़ती है। उसे देखते ही कृष्णा को अपनी दादी के रोटी बनाते समय हाथ झुलसते हुए याद आ जाते हैं। फिर कृष्णा अपने दोस्तों के साथ आगे जाता है। उसके दोस्त वहाँ से खिलौने लेते हैं, लेकिन कृष्णा ने अभी तक कुछ भी नहीं लिया था। सभी अपने खिलौने देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी कृष्णा भागकर पीछे मुड़कर उसी बर्तन की दुकान पर जाता है और उस अंकल से पूछता है, अंकल जी ये चिमटी कितने की है? बेटा ये 30 रुपए की है। अंकल मुझे ये चिमटी दे दीजिए। और कृष्णा वो चिमटी लेकर आगे चल देता है। अब उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। वो एक जलेबी की दुकान पर जाता है और 20 रुपए की जलेबी ले लेता है। अब दादी के हाथ नहीं जलेंगे, वो इस चिमटी से रोटी को सेक सकेंगी। दादी इसे देखकर बहुत खुश होंगी और साथ में हम जलेबी भी खाएंगे। कृष्णा सारा सामान लेकर अपने दोस्तों के पास जा रहा था और तभी रावण को जला दिया जाता है। फिर वो सब घर आने लगते हैं। सब दोस्त एक दूसरे के खिलौने देख रहे थे। तभी सब कृष्णा की चिमटी देखकर हंसने लगते हैं। अरे सब देखो कृष्णा क्या लेकर आया है। चिमटी, ये कोई खिलौना है क्या? हाँ, मेरा खिलौना तुम सबके खिलौने से बहुत मजबूत है। अगर मैं इसे ऊपर से नीचे फेंकूंगा तब भी ये नहीं टूटेगा, लेकिन तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे। मेरा ये खिलौना सबसे पक्का है। सब अपने अपने घर आ जाते हैं। शाम हो गई थी। कृष्णा की दादी भी कृष्णा का इंतजार कर रही थी। तभी कृष्णा अपनी दादी के पास जाता है। अरे कृष्णा, कितनी देर कर दी आने में। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। दादी अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या मेरे लिए लाया है? क्या लाया है? तभी कृष्णा अपनी दादी के हाथ में चिमटी रखता है। दादी अब आपके हाथ कभी नहीं जलेंगे। ये देखकर कृष्णा की दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कृष्णा को गले से लगा लेती है। तू तो खिलौने लेने के लिए मेरे से पैसे लेकर गया था, फिर खिलौने क्यों नहीं लिए? दादी मैं आपके हाथों को हर रोज जलते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए जब मैंने ये चिमटी देखी तो मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटी लेकर आ गया। उसकी बातें सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। दादी मैं आपके लिए जलेबी भी लाया हूँ, चलो खाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर जलेबी खाते हैं।